नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम में हमला हुआ, कितने लोग मरे, क्या वजह थी, सारी बात तो आपको पता है, हम बता भी रहे हैं। लेकिन 2000 की दशक में इसी कश्मीर में, इसी अनंतनाग में मौजूद है, इसी अनंतनाग में एक ऐसा कत्ले आम हुआ जो कि पहलगाम से भी ज्यादा खतरनाक था। 36 सिख थे। 36 सिखों को लाइन से खड़ा करके भून दिया गया, जिसमें से 35 सिख वहीं पर दम तोड़ दिए, वहीं पर उनकी मौत हो गई। एक जान बचाए, एक की जान बच गई। तो ऐसे में उसी जगह पे मैं खड़ा हूं। अनंतनाग का ये जगह है। क्या जगह का नाम है भैया? चिट्टी सिंहपुरा इस एरिया का नाम है। इसी जगह पर लाइन से सिखों को खड़ा किया गया और अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया। आप दीवारों पे देख सकते हो, जो सफेद कलर का ये मार्क किया हुआ है, ये गोलियों का निशान है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी गोली दीवार में लगी है तो उनके शरीर में कितनी गोली लगी होगी, कितनी बेरहमी से उनको मौत के घाट उतारा होगा। 2000 से आज 2025 हो गया है। ऐसे में 3 सरकार आ गई हैं। 2000 में बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार रही, जो कि खुद सिख समाज से आते हैं। अब मोदी जी की सरकार है। ऐसे में अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है, जांच पूरी नहीं हुई है। किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर इसका निर्णय नहीं आया कि किसने मारा किसने नहीं मारा, यह पता ही नहीं है इनको। ऐसे में हमारे साथ में एक युवक हैं, यहीं के रहने वाले हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करूंगा और जानूंगा कि ये जो कत्ले आम हुआ था 2000 की दशक में, वो कत्ले आम का वजह क्या था और इनके लोग थे, इनके परिवार के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, जो कि इस जो उनको मारा गया उसमें शामिल होंगे। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और उस दौर की कहानी इन्हीं के जुबान से सुनूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रविंदर पाल सिंह है और मैं इस गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्स सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। चिट्ठी सिंहपुरा में मेरी जो एज है 38 ईयर्स की है। और जो कत्लेआम है वो हमने अपनी आंखों से देखा है। आप जहाँ पर खड़े हैं इसके साथ में ही मेरा घर है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें इसकी ज़्यादा नॉलेज होगी। मार्च 2000 में यहाँ चिट्ठी सिंहपुरा में ऐसा था कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2000 में हमारे गांव की डेमोग्राफी को देखेंगे आप, तो तब थोड़ा सा हम लोग इतने कनेक्ट नहीं थे ऑल ओवर कंट्री से। यहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं थी, तो टेलीफोन नहीं थे, सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था। एक दो घर यहाँ हमारे हैं जहाँ पर ये लैंडलाइन की सुविधा थी। तो मैं कश्मीर की छोटी सी आपको बात बता दूं कि यहाँ पहले क्या होता था कि आर्मी यहाँ सर्च करती थी। मिलिटेंसी पीक पे थी, तो आर्मी क्या करती थी, ऑलमोस्ट आर्मी लोगों के घरों में सुबह सुबह आ जाती थी। लोगों को बाहर निकाल के कहती थी आपके घर की सर्च करनी है। लेकिन यहाँ हम लोग माइनॉरिटी में रहते थे, आर्मी हमें यहाँ ज़्यादा तंग भी नहीं करती थी। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, होली थी मार्च 2000 में। यहाँ पर 7 बज के ये 25 मिनट पर कुछ लोग यहाँ चित्रा ड्रेस में आए, आर्मी कलर की यूनिफॉर्म पहन के। तो उन्होंने कहा जी हमें ऐसा संदेह है कि आपके गांव में मिलिटेंट्स आ गए हैं, तो गांव की सर्च करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ, आपको मैं बता दूं कि यहाँ बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, किसान तबका थे, सीधे साधे लोग थे, मुल्क से प्यार करते थे। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि गांव में कहीं मिलिटेंट्स आ गए हों, तो उन्होंने सर्च करनी होगी, तो हमें आर्मी बुला रही है। गुरुद्वारा साहब का टाइम भी था, बहुत सारे लोग ऐसे घूम भी रहे थे जैसे आपको मैं आज अचानक मिल गया। तो यहाँ पर इन्होंने खड़े किए 17 बंदे, और यहाँ से थोड़ा सा दूसरे गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो वहाँ 16 बंदे खड़े किए। अच्छा, एक ही समय पे? हाँ। अच्छा। जैसे आप पास वाले घर देखेंगे, हाँ, यहाँ से ये मेरे ताया जी जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं, हाँ, वो CID में थे। हाँ, यहाँ हमारे एक नंबरदार जी, दादाजी थे नंबरदार जी, वो उनको भी घर से निकाला, उन्हें कहा कि सर्च करनी है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक फायर हवा में किया। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो दूसरी जगह जहाँ संभल हुए थे, हो सकता है उनको इन्होंने हिंट की हो कि हमारा काम पूरा हो गया, फायर करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 6 से 7 मिनट ऐसी फायरिंग हुई कि हमें लगा कि मिलिटेंट्स और इनके आपस में भी इनकाउंटर हो गया। लेकिन बाद में कुछ 15-20 मिनट के बाद हमारे दादाजी और हैं वो स्वर्गवासी हो गए हैं, जगीर सिंह जी। वो उन्होंने सारा ये जो सिस्टम है ऊपर चढ़ के देखा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने ही फिर शोर डाला कि यहाँ पर ऐसे सिखों को मार दिया गया है। तो यहाँ के एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, ज्ञानी राजेंद्र सिंह। उन्होंने बहुत अच्छा उस टाइम हिम्मत दिखाई। वो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पैदल गए रात को टेलीफोन करने के लिए। तो हम लोगों ने इन्फॉर्म थाने को किया,
जब हमें लगा कि यहाँ कोई आ नहीं रहा तो एक सरकारी स्कूल में हम लोगों ने सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया कि किसी न किसी तरीके में एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे। बदकिस्मती ये रही कि उस समय मुझे लगा कि रिकवरी जो हुई वो बड़ी लेट हुई। अगर काश टाइम पे गाड़ियाँ आ गई होती, एम्बुलेंस आ गई होती तो कुछ नहीं तो 10 बंदे हम बचा सकते थे। हमारे 2 बंदे बाद में जब एम्बुलेंस आई, पुलिस की गाड़ी आई, एम्बुलेंस भी नहीं आई, तो 2 बंदों को उठा के ले गई, लेकिन एक बंदा उसमें दम तोड़ गया। और उस बंदे की ऐसी हालत मैं आपको बताऊं कि वो घड़ी घड़ी एक ही बात बोलता था कि किसी न किसी तरीके मेरी बॉडी से गोलियां निकालो। तो वो यंग था, एक स्पोर्ट्समैन था, 7 फुट हाइट थी उस बंदे की। तो वो बंदा वह रास्ते में ही दम तोड़ गया। फिर दूसरे जो जिनसे आप मिले, नानक सिंह जी, वो बच गए। उनको फिर इमीडिएट पंजाब सरकार ने भी बहुत अच्छी हेल्प करके उनको पंजाब में हॉस्पिटल में रेफ़र किया, वहाँ उसकी टेक केयर अच्छी तरह की और वो बच गया। बस हमें सिर्फ अफसोस यही है, हम कई बार मीडिया को भी ट्रीट करते हैं कि हम इस कश्मीर में एक माइनॉरिटी में रहते हैं और बदकिस्मती हमारी ये रही कि इतने हालात यहाँ ख़राब हुए, इतनी मिलिटेंसी यहाँ हुई, कश्मीरी सिख कभी यहाँ से भागा नहीं। हमने हिंदुस्तान का तिरंगा अपने हाथ में पकड़ के रखा। और हम ये नहीं कहते, मैंने पिछली बार भी एक मीडिया को ब्रीफ किया था कि जिस हिसाब से चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, मोदी जी सरकार का तो हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि 1984 में जो सिखों के साथ जेनोसाइड हुआ, उसकी जो मोदी जी ने इंक्वायरी कराई, जो कातलों को अंदर ठोका, उससे हमें तो उम्मीद है कि मोदी जी के रहते रहते इसकी इंक्वायरी ज़रूर होगी। लेकिन एक चीज़ का हमें गिला है कि जैसे कश्मीर छोड़ के कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। हम ये नहीं कहते कि आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मत दीजिए, उनका बहुत सारा नुकसान हुआ, उनकी प्रॉपर्टियाँ ख़त्म हो गई, उनकी जो बुज़ुर्ग यहाँ कश्मीर में ठंडी हवा में रहते थे वो जम्मू जाके गर्मी से बेचारे मर गए। हम कहते हैं आप उनको बहुत सारी वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए। हर साल जिस तरीके से आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की पैकेज अनाउंस करते हैं, आप उनके लिए सेपरेट अकोमोडेशन बना के रखी है। हम ये नहीं कहते आप सेपरेट अकोमोडेशन हमें दीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम हमारी यंग जनरेशन को यहाँ कुछ रिजर्वेशन दीजिए, कोई एम्प्लॉयमेंट का कोटा दीजिए, ताकि यहाँ कश्मीर से माइग्रेशन ना हो। मैं आपको ये छोटी, ये कहने को छोटी बात है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा लावा है। लावा ये है कि हमारे यंग बच्चे जो हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, सारे लड़के बाहर ट्रेनिंग करते हैं, वो वहाँ कंपनियों में जॉब करते हैं, वो वहीं सेटल हो जाते हैं, अपनी मम्मी पापा को वहीं ले जाते हैं, शादी वहीं करते हैं। तो इस तरीके से तो कश्मीर में साइलेंट माइग्रेशन हो रही है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कश्मीर में आपको गिने चुने सरदार मिलेंगे, जिस हिसाब से हमारी हालत हो रही है। तो हम आपके माध्यम से आपका बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ उसको रिकवर करने आए थे। वो हमारे लिए मैं बीए के कश्मीरी ये कहूँगा कि वो हमारे लिए नामोशी है और हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती है कि कश्मीर में जिस तरीके के हम लोगों ने पिछले 5-6 साल से हालात को ट्रीट किया, जिस तरीके से लगता था कि हम लोग शायद सिंगापुर में रहते हैं, तो लेकिन बदकिस्मती ये रही शायद कश्मीर को किसी की नज़र लग गई, वहाँ पर वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। ये जो पिलर बना हुआ है, एक एक करके जो पिलर बना हुआ है, क्या ये दीवार उसी दौर का दीवार था जो ये गोली लगी हुई है? क्या वाकई में जो गोली इन दीवारों में जाके लगी हुई थी, आप लोगों ने इसको बचा के रखा हुआ है उनकी यादों के लिए? देखिए, ये दीवार गुरुद्वारा साहब की है, पुरानी, ये गुरुद्वारा साहब की बाउंड्री है सारी, आपने देखी है सारी। ये हमने निशान जो वाइट मार्क किए हुए हैं, ये सारी गोलियां हैं। और ये वो गोलियां हैं जो किसी की बॉडी को क्रॉस करके गई हैं, कुछ भागड़ दौड़ में भी किसी को गोली लग गई, ये गोलियां हैं। हम लोगों ने इस विरसे को संभाल के रखा। और जब यहाँ मैं आपको बताऊं, जब यहाँ 35 डेथ्स हो गई ना, तो हमारी ये सारी गांव वालों ने ये फैसला किया कि हम लोग इनका अंतिम संस्कार है जो है वो यहीं करेंगे। और तब डिसाइड ये हुआ कि अंतिम संस्कार गुरुद्वारा साहब के अंदर कर दिया जाए। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो आपके साथ खड़े हैं, ये हमारे गुरुद्वारा साहब के प्रेसिडेंट साहब हैं। और इनके फादर जो शहीद हुए हैं, वो एक ब्रेव आर्मी मैन थे। चरण सिंह जी, मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। वो इतने खतरनाक स्पोर्ट्समैन थे, खिलाड़ी थे, कि कोई बंदा उनके साथ कुश्ती नहीं कर पाता था। तो वो भी उनकी भी मौत हाँ, उनकी भी डेथ हो गई इसी में हुई थी। और उनको स्पेशली टारगेट किया गया क्योंकि उनकी एक ऐसी यहाँ छवि थी गांव में कि बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सरदारों पर कोई उंगली उठा के देखे। अपने टाइम में उन्होंने कई बार यहाँ जैसे मिलिटेंट्स ने गांव में आ जाना, तो कई बार उन्होंने मिलिटेंट्स के हथियार छीन लेने, अपने घर 2-2 दिन रखने,
और वो मिन्नतें करते थे कि हमें किसी न किसी तरीके छोड़ो आप। वो इतने ब्रेव मैन थे। हाँ, उनको आर्मी में उन्होंने सेवा की। तो उन पहले उन्हीं को उसको ढूंढा उन्होंने आके कि वो बंदा कहाँ पे है। तो उसके जाने से हमें ये हुआ कि गांव में थोड़ी कमजोर हम लोग कमज़ोर हो गए। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये बात 65 और 71 की जंग उन्होंने खुद चूज की है मेरे फादर ने। कौन सा रोग 65 71 की 65 और 71 की मतलब 65 और 71 की जंग में आपके पिताजी थे थी। और उन्हीं को यहाँ पर खड़ा करके मारा गया। उसको बोला इनके कार्ड चेक करो। उन्हीं को बोला गया। अच्छा, उन्हीं को बोला गया। हाँ, तो आपकी उम्र उस समय कितनी थी? मैं जस्ट ज्वाइन किया था मैंने अपने। मैं भी आर्मी में हूँ डिफेंस में आप भी आर्मी में थे? अभी। हाँ हाँ, अभी भी हो? अभी भी हूँ। अच्छा, इनका डिफेंस आता है तो अमरीका जस्ट आपने ज्वाइन किया था उस समय आप कहाँ थे? मैं खुंदरू में था। 95 मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। 2000 में ये कांड हुआ है। क्या लग रहा है कि क्यों किया गया, कौन किया, ये सब चीजें बताएंगे क्यों सर? ये गवर्नमेंट बताए, गवर्नमेंट मानती नहीं है। अच्छा, मिलिट्री को बताएंगे, मिलिट्री अपनी जमीन लेता नहीं कोई। किसको बताएंगे हम? देखिए ये खौफनाक मंजर था उस समय 2000 में जब लाइन से सरदारों को खड़ा किया गया और गोलियों से अंधाधुन उनको भून दिया गया, उनके सीने को भून दिया गया। ये भाई साहब हैं, इनके पिताजी आर्मी में थे। बताया जा रहा है कि ये बता रहे हैं कि बहुत वीर जवान थे वो, इनके दम पर ही इस गांव के लोग रहा करते थे और यहां इसमें कोई आंच तक नहीं आती थी। लेकिन उनको टारगेट करके बाकी सारे सरदारों को चुनकर मारा गया। और 2000 के दौर में बताते हैं इनकी कहने के अनुसार कि 2000 के दौर में यहां पर आतंकवादियों का बहुत ज्यादा खौफ था। आतंकवादी लगातार यहां पर खौफ का मंजर दिखाते थे, यहां पर लोगों को परेशान करते थे। उसी दौर में ये सब सारी चीजें हुई हैं। अब अंदर आए हैं, गुरुद्वारे के अंदर आए हैं। इसी जगह पर उन सरदारों का जो है अंतिम संस्कार किया गया। इसी जगह पर उन सरदारों का अंतिम संस्कार किया गया। और इस तरफ आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये लाइन से जो फोटो लगी हुई है ना, ये फोटो उन्हीं की है जिनको लाइन से खड़ा करके मारा गया। एक एक फोटो पे जाएंगे हम, एक एक नाम बताएंगे आपको। ये वही सरदार है, ये वही शहीद सरदार है जिनको लाइन से खड़ा करके बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के बताए उनको मार दिया गया। तो थोड़ा आपसे बात करूंगा मैं। थोड़ा ये पंजाबी में लिखा हुआ है, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए मुझे। ये सर हमारे ये गांव के बहुत बड़े स्कॉलर थे। शहीद ज्ञानी सुखा सिंह जी, ये डबल MA थे, हेड ग्रंथी थे। ये हमारे बाबा फकीर सिंह जी गांव के बुजुर्ग बंदे थे। इनके करके 6 बंदे मर गए उसमें। हाँ, इनके इनके ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बाबा फकीर सिंह जी हैं। इनका ये बेटा है करनैल सिंह जी, वो आर्मी रिटायर्ड थे। हाँ, ये उनका शहीद शीतल सिंह उनका बेटा था। ये करनैल सिंह जी का बेटा, वो फकीर सिंह का पोता जी ये रायदीप सिंह। ये इनकी एज अप्रोक्सीमेटली कोई 19 की थी, 19 की। हाँ, ये दादाजी हमारे नंबरदार जी हैं। हाँ, और ये इनके फादर साहब जो शहीद चरण सिंह जी। हाँ, ये हमारे ताया जी हैं जो CID में थे, दीदार सिंह। हाँ, CID ऑफिसर थे। ये सरताज सिंह जी हैं, जगदीश सिंह जी हैं, ये फार्मर थे, अच्छे फार्मर। ये भी डिफेंस में थे, शहीद रघुनाथ सिंह जी। हाँ, ये सरताज सिंह जी JK बैंक में थे। ये हमारे दरबारी सिंह जी हैं जो ये भी फार्मर थे। हाँ, ये यहाँ जमाई थे, ये वाले जगीर सिंह जी। ये अलग एक दूसरे गांव के हैं। ये अपने इलाज के आए थे तो उस पकड़ में उस चक्कर में पकड़े गए यहाँ। मतलब ये अपने ससुराल हाँ, ससुराल बोल सकते ससुराल हैं? आए थे। हाँ, ससुराल आए थे, ससुराल में आए उनको थे, मारा उसको गया। भी बोला बाहर निकलो तो ये चले गए। ये यंग थे, ये भी कोई 28-29 साल के थे, उज्जवल सिंह जी। और ये मैं बता रहा था, जो बंदा बोल रहा था कि मेरी बॉडी से गोली निकालिए, ये हमारे सरताज सिंह जी हैं। ही इज़ ए ग्रेट स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। ये इनके भाई हैं कुलवीर सिंह जी। और यही जो नानक सिंह जी जिनसे मिले आप, इनके बेटे ये थे। ये यंग थे, इनकी एज आप मान के चलिए 22-23 साल की थी। ये रविंदर सिंह जी, ये भी एक यंग जनरेशन में थे। ये JK बैंक में गुरमुख सिंह जी थे। ये रंजीत सिंह जी एनिमल हस्बेंड्री में थे। ये भी अभी यंग थे। सुरजीत सिंह जी, ये थे। शहीद मंगत सिंह जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। ये करनैल सिंह जी फार्मर ही थे। रतन सिंह फार्मर थे। निरंजन सिंह ये भी किसान थे। ये देविंदर सिंह जी यंग, अभी 21-22 साल की एज थी इनकी। ये अजीत पाल सिंह जी ड्राइवर थे। ये सरदार उत्तम सिंह जी, ये भी ड्राइवर थे। गुरपूरब सिंह जी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सरदार रशपाल सिंह जी, ये भी फार्मर थे।
ये इस पे ज़्यादा देखिए आप, ये रणवीर सिंह जी हैं, ये क्या इस गांव के ना टॉप क्लास के, गांव के क्या, इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के खतरनाक बॉलर थे। बॉलर हाँ, कोई क्रिकेट बहुत खेलते थे अच्छा ये, और इनको इनको हमारे यहाँ ना हम लोग रैबिट को खरगोश कहते हैं यहाँ, तो ये इसको खरगोश कहते थे, ये इतने तेज दौड़ते थे। हाँ, ये पुलिसमैन थे जोगिंदर सिंह जी, ये डिफेंस में थे सरदार जंग बहादुर सिंह जी। इसके बाद ये अपने गुरदीप सिंह जी, ये मैकेनिक थे, और रविंदर सिंह जी ये भी डिफेंस में थे। मतलब कि ये जो 35 लोगों की आपने मुझे फोटो दिखाई जिन्होंने शहादत दिया यहाँ पर, इसमें से मुझे लग रहा है कि 50% लोग जो हैं वो कोई सेना में था, कोई फोर्स में था, डिफेंस से जुड़े हुए थे। तो इतने इस आबादी में इतने लोग, इतने साहसी लोग थे, सरदार लोग थे आप लोग, इतने साहसी लोग थे, ये डिफेंस में जुड़े हुए थे, इतने बहादुर थे। क्या यही वजह थी, यही उनका डर था कि इतने बहादुर लोग हैं इस गांव में, इस गांव से इतने डिफेंस में गए हुए हैं, कोई स्पोर्ट्स में था, काफी एक्टिव थे, और कोई किसान थे इसमें से, तो यही वजह था क्या उनको मारने का, इस गांव को कमजोर करने का? क्योंकि काफी मजबूत गांव आप लोगों की बन चुकी थी उस समय, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे डिफेंस में थे, और कश्मीर में खास करके, क्योंकि कश्मीर में जो है वो आतंकवाद का गढ़ बन चुका था उस दौर में। तो आतंकवादी क्या लग रहा है कि इसी वजह से आए हमारे, कुछ रीजन था, क्या वजह था कि आप क्या लगता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों को उस टाइम एक सबसे बड़ी ये हम लोग इस बलि के बकरे इसलिए बन गए कि 2000 में बिल क्लिंटन का इंडिया दौरा था, बिल क्लिंटन यहाँ आए थे। अब देखिए क्या होता है, हम लोग आपको ये बता दें कि अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता कि इसकी इंक्वायरी कमीशन को बिठाया गया है, तो तब हम मान सकते थे कि यहाँ हो सकता है मिलिटेंट्स ने अटैक किया। अब हमारी शक की सुई दिन ब दिन जो है अलग अलग जगहों पर दौड़ती रहती है कि इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखिए, अगर आप किसी गैंगस्टर की मौत होती है तो कभी कभी सरकार उसमें इतना सीरियसनेस दिखाती है कि उनकी सीबीआई इंक्वायरी कराने पर आ जाती है। हमारे इस कांड की आप देखिए, इस तरीके से तो बकरे भी नहीं शहीद किए जाते, बकरे भी नहीं मारे जाते जिस हिसाब से हमारे ये मारे गए हैं। आप मान के चलिए कि शायद मुझे लगता है आपकी एज मुझसे थोड़ी छोटी है, मैं 38 का हूँ। एक टाइम ऐसा भी था कि यहाँ जिन फैमिलियों के मरे हैं उनके घर में कोई बंदा नहीं था कि कुछ सामान लाना है। जिस घर की मैंने आपको स्टोरी बताई, 6 बंदे जिसके मर गए, उनके घर में सिर्फ 3 लेडीज़ बची रही। अब देखिए, हमें ज़रूर, मैंने आपको पहले भी बार ये कहा कि हमें भरोसा है आज की सरकार पे, मोदी साहब पॉसिबल कर सकते हैं ये काम, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो अभी कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि उनके 2 टर्न आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके इस मीडिया की बात वहाँ पहुँचे तो हम मोदी जी से ये कहेंगे कि कश्मीर का सिख एक ब्रेव सिख है, डरता नहीं है, कश्मीर छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। हमने बड़ी बार ये बात कही है कि हम लोग कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरी पंडितों के हालात क्या बने वहाँ वो हमें नहीं पता है, वो क्यों चले गए कश्मीर छोड़ के, क्या हुआ। लेकिन हम लोग अगर किसी मजबूरी या किसी तंगी से हम कश्मीर को छोड़ के चले गए, अगर हमें ऐसा लगा कि कोई हमें बहुत सारा तंग कर रहा है, हम कश्मीर तब छोड़ेंगे जब कश्मीर को भी वीरान करके छोड़ के जाएंगे। यहाँ हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम मरने से डरते नहीं हैं, लेकिन ऐसा ये है कि हम लोग यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ अच्छी तरह रह रहे हैं। हम मुसलमानों के साथ हमारा भाईचारा अच्छा है। यहाँ शादियों में एक दूसरे के घर आते रहते हैं हम। कश्मीरी पंडितों के साथ हमारा भाईचारा अच्छा है, लेकिन बस हमें सिर्फ यही बात है कि हम उम्मीद करेंगे कि इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। 25 साल हो गए, अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पापा भी नहीं देखे हैं, वो कभी यहाँ जब पढ़ने आते हैं तो वो कहते हैं कि कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा पापा कौन सा था। तो इससे हम बड़े दुखी होते हैं, आहत होते हैं। मैं इंडिया गवर्नमेंट से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि इसमें सीरियसनेस दिखा के इंक्वायरी हो जाए, ताकि ये पता चले कि कांड हुआ क्यों, इसमें रीज़न क्या था। बस आपने देखा ये जो 35 लोगों को खड़ा करके मार दिया गया, सरदारों को मार दिया गया, जो वीर सरदार थे, जो सेना में थे, फौज में थे, खिलाड़ी थे, किसान थे, वो देश के लिए सेवा कर रहे थे, चाहे वो किसानी करके सेवा कर रहे हो, चाहे वो सुरक्षा करके सेवा कर रहे हो। उनको बिना किसी वजह से लाइन से खड़ा करके भून दिया गया। 36 लोग थे, 36 में से 35 लोगों को मार दिया गया, एक की जान बची है उसमें। उनके पास हम चलते हैं और उनसे आपको उनकी बात जो है
उन्होंने इस मंजर को बहुत करीब से देखा। उनको 17 गोलियां उनके शरीर में लगी हुई थी, लेकिन भगवान ने उनको बचाया और आज वो मौजूद हैं। हम उनसे मिल के आए हैं, अब चल के आपसे भी उनसे मुलाकात करवाते हैं अब, और जो मंजर था उस मंजर को उन्हीं के जुबान से हम आप तक पहुंचाते हैं और सुनाते हैं। भाई साहब, उनका नाम क्या था जो 36वें? नानक सिंह, सरदार नानक सिंह। वो आज जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो डिस्ट्रिक्ट की है, उनके प्रेसिडेंट है। नानक सिंह। हाँ हाँ जी। तो चलिए नानक सिंह के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उस दौर का, उस समय का जो मंजर जो मार्च में किया गया था 2000 के, हाँ 2000 में, और 20 मार्च को ये जो घटना की गई, ये जो कत्ले आम किया गया, इस पर उन्हीं के जुबान से ये सुनते हैं। तो चलिए नानक जी से बात करते हैं। अब हमारे साथ में मेरे बगल में बैठे हैं नानक सिंह जी। उन 36 में से एक ये भी थे। 35 को गोली मार 36 को सबको गोली मारी गई थी, जिनमें से 35 लोगों की मौत हो गई थी। एक नानक सिंह जी, इनकी जान बच गई। इनके शरीर में 17 गोलियां लगी थी। इस इतने बड़े के शरीर में। नहीं, मैं लास्ट में एक गोली लगी थी मुझे। हाँ? एक गोली लगी थी लास्ट में, जो उसमें मेरा ये हिप तोड़ा है। अच्छा। जॉइंट नया पे है। अच्छा। हाँ जी। तो नानक जी हैं, इनकी उम्र 70 साल की है। उस दौर में 2000 में इनकी उम्र 45 साल की थी। नानक सिंह जी से बात करते हैं और उस समय का जो मंजर था, जो 20 मार्च 2000 का जो मंजर था, उसकी कहानी, उसकी आंखों देखी सीधा नानक जी से सुनते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, वो 20 मार्च का क्या मंजर था आपके सामने? लाइन से सभी लोग खड़े थे, कोई आपका रिलेटिव था, कोई आपका भाई था, कोई आपका बेटा था, सबको गोलियों से भून दिया गया। ये एपिसोड जो हमारे गांव में हुआ, ये 20 मार्च 2000 को हुआ है। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्योंकि उस वक्त भी 35 इनोसेंट लोगों को अंधाधुंध गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी दुखी बात है कि निहत्थे लोगों को ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो निर्दोष हैं, जिन पर कोई दोष नहीं होता है, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया होता है, उनको लाइन अप करके सीधा खड़ा करो, आप बुला के खड़ा करके तो गोलियां मार दो। मतलब ये तो एक वैश्याना हरकत है। वैश्य जैसे करते हैं वैश्याना हरकत, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुल्क में, अपने मुल्क में रहना, अपना घर में रहने की बात होती है। अपना मुल्क होता है, अपने सब होते हैं, भाई बहन रिश्तेदार सब अपने होते हैं। और फिर उसी अपने मुल्क में ही इतना हो कि नरसंहार हो जाए तो कैसा लगेगा? आप क्या फील करेंगे? क्या बोला गया था, क्या बोल के आप लोग को बाहर निकाला गया था? और उस समय जब लाइन में सभी लोग खड़े थे, तो आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे? और जब पहले हवाई फायरिंग की गई, तो उस समय का क्या मंजर था, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे हुआ कि जैसे हम गुरुद्वारे से निकले थे बाहर, गुरुद्वारे के सामने हमको लाइन अप किया गया। कुछ लोग जो नज़दीक घर थे, जैसे हमारे घर तक, यहाँ तक इधर से लेके चले गए। इसमें हमारी फैमिली के भी आए, लास्ट माई 5 फैमिली मेंबर्स इन दैट एपिसोड, इंक्लूडिंग माई सन, माई ब्रदर एंड 3 कजन्स। तो ये उस वक्त आए, बोले कि जो आए थे गनमैन थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौज हैं, आपके साथ बात करनी है। हमने बोलो ठीक है, करो बात। बोले यहाँ कुछ मिलिटेंट बाहर के आए हैं हमके गाँव में, तो हम उनके सर्च कर रहे हैं। हमने कहा हमने देखा नहीं कोई, अगर आपको है लगता है देख लो, कर लो सर्च। बस इतनी बात हुई, लाइन अप किया। उसके बाद एक उनका सीओ बना था, उसने हवा में फायर किया, बाकी ने गोलियां खोल दी। यही बात हुई। मतलब पहले हवा फायरिंग की गया, एक फायर मारा, और दो मतलब वो थे आपके, क्या कहते हैं, गुरुद्वारा थे। हाँ एक दो- एक गुरुद्वारा में 17, अच्छा, दूसरे में 19 थे हम। जहाँ में था वहाँ 19 थे। दोनों जगह पे साथ में खड़ा किया गया हाँ, और साथ में मारा गया। हाँ, सिग्नल मिला ना दोनों जगह। तो आपको उस समय जब लाइन में खड़े थे, तो आप लोग को यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ, नहीं, हमें पता अपनी आर्मी है, उन्होंने विश्वास दिया हम अपने आर्मी वाले हैं। पहले भी कभी कभी आर्मी आती रहती, जब मिलिटेंसी थी पीक पर आर्मी आती रहती थी, घूमते थे, जाते थे, पेट्रोलिंग करते थे यहाँ से, कुछ नहीं हुआ कभी। लेकिन उस दिन 20 मार्च को ऐसा हो गया। तो जब गोलियां चल दी, मुझे कोई गोली नहीं लगी थी, मेरे कपड़े चीरे गए थे गोलियों से, लेकिन मुझे कोई गोली नहीं लगी थी। दैट इज अ मिरेकल। ये कैसे हुआ कि ये ऊपर वाला जिस राखे तो कोई ना मारे, ये हमारे गुरु ज्ञान साहब भी कहता है कि जिसको वो रखता है उसको कोई नहीं मार सकता है, जिसको ऊपर वाला रखे उसको कोई नहीं मार सकता। तो फिर नीचे जब गिर गए हम बाहर, उन्होंने एक एक फायर किया सबको,
कोई जिंदा मत था, वो फायर मुझे यहाँ लगा, यहाँ से मुझे यहाँ ये चूड़ा मेरा तोड़ दिया। और ये मेरा चूड़ा ये ना हिप जॉइंट मेरा नया पड़ा है। अच्छा। हाँ। उस दौर में मतलब कि ठीक है, गोली जो चल रही थी, वो दहशत का माहौल बना हुआ था, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, ब्लैंक रहे होंगे सब। तो सब के सब को मौत के घाट, सब जगह पे मर गए, सबकी मौत हो गई। आप उसमें से परमात्मा ने आपको बचाया। तो क्या उसके बाद से क्या सोचा आपने कि उसके बाद आपके इलाज के लिए लेके गया, अस्पताल लेके जाया गया, क्या नहीं, हुआ? देखिए फिर 2 घंटे तक मुझे अपने घर में रहा, इस रूम में था, अच्छा। यहाँ ही मुझे छोड़ा गया। अच्छा। फिर हमारे गांव के 3 नौजवान थे, उस वक्त टेलीफोन मोबाइल सुविधा नहीं थी। तो हमारे पास में एक गांव है रंबेर सिंहपुरा कहते हैं उसको, रंबेरपुरा, वहाँ पर छोटा सा गाँव रिश्तेदारों का, वहाँ लैंडलाइन फ़ोन लगा था 3 किलोमीटर यहाँ से। उस अंधेरे में डरते सहमते 3 नौजवान गए रात को पैदल, उस घर तक पहुँचे, वहाँ से फ़ोन किया SHO मटन को, पुलिस स्टेशन मटन था हमारा, वहाँ पर उनको फिर इतला दी गई कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर आधा पौने घंटा और लग गया जब तक पुलिस आई। तो मेरा एक कज़न जिंदा था थोड़ा बहुत अभी, तो वो तब दम तोड़ गया। इतना 2 घंटे उसको वेट करना पड़ा लेने को। फिर जब मुझे लेके फिर फर्स्ट एड मेरा हुआ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, वहाँ से फिर मुझे श्रीनगर ले गए, रात को वहाँ रखा मुझे श्रीनगर, एक जॉइंट बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर दूसरे दिन मुझे शिफ्ट किया गया आर्मी हॉस्पिटल। आर्मी हॉस्पिटल में कोई 25-26 दिन रहा, वहाँ मेरा कुछ इलाज किया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मुझे फिर अमृतसर भेजा गया। अमृतसर में मेरा फिर चूड़ा चेंज हुआ, ये हिप जॉइंट। हाँ। सबको मारा गया उस समय, तो उसके बाद क्या माहौल था गांव का, क्या मंजर था गांव का? क्योंकि किसी गांव में अगर इतनी बड़ी तादाद में मौतें हो जाए, उनको बिना किसी वजह से मार के गिरा दिया जाए, और उनमें से इतने ज्यादा उसमें फोर्स में थे, नौजवान थे, फोर्स में थे, स्पोर्ट्स में थे, किसान थे, जो कि देश की सेवा करने वाले उसमें थे, तो क्या वजह रही कि उनको मार के गिराया गया, और क्या मंजर था गांव का, थोड़ा बताइए। गांव का मंजर बहुत दहशत होगी। गांव में कोहराम मच गया, जिसे हम कहते हैं कि वो आफत आ गई गांव पर। किसी के घर के 1 मर गया, किसी के 2 मरे, किसी के 3 मरे, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, छोटी छोटी बच्चों के सुहाग उड़ गए। कितना 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 बड़ा एपिसोड है, कितना गंदा एपिसोड है, कितना कहर बरसा उस गांव पर उस वक्त। ये इसको हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। उस वक्त हमारे गांव में क्या हुआ। एक घर है जिसका हस्बैंड भी मर गया, तो बेटा एक ही था, वो भी मर गया उसी में। उस बेटे उस हस्बैंड को उसका ससुर था, वो भी। देखिए ऐसी चीजें हुई हैं। कितना कहर था वो, एक कहर बरसा हमारे गांव में। तो अब हम यही सोचते हैं कि देखिए, हम हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई यहाँ किराए पर नहीं बैठे हैं आके, हम यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं। कश्मीर हिंदुस्तान की है, किसी की आपकी नहीं है, तो हिंदुस्तान की कश्मीर है। हम भी कश्मीरी जो है सारे हिंदुस्तानी हैं। कौन बोलता है कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है? कश्मीरी कौन बोलता है हम हिंदुस्तानी नहीं है? लेकिन हमें यहाँ क्यों ना अच्छी तरह से रखा जाए, हम क्यों ना रहें अच्छी तरह, आपस में प्यार से क्यों ना रहें, चैन से क्यों ना सोएं। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारी जो यहाँ सिख कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में है यहाँ पर, बिल्कुल माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी हमारी यहाँ पर, थाउजेंड्स में है, लाखों में नहीं है, बस थाउजेंड्स में है। लेकिन हमें दुख बड़ा होता है यहाँ का कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट की हों चाहे सेंटर की हों, ये हमारे साथ बड़ा धोखा करती है, हमारे साथ सुतेली माँ का सलूक कर रही है। आप बोलेंगे क्यों, कैसे? इन्होंने एक SRO बनाया माइग्रेंटों के लिए। चलो, कश्मीरी पंडित जो थे हमारे भाई थे, उनके लिए, उनके बगैर भी हम दो रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो भी हमारे भाई थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, क्लास फेलो थे, हमारे साथ कुलीग थे। अब वो चले गए, हमारे से दूर हो गए, तो दुख होता है। तो उनके लिए उन्होंने एक माइग्रेशन कोटा रखा, माइग्रेंट कोटा इसको कहते हैं हम। माइग्रेंट हो गए, वो बेचारे चले गए, फिर उनको माइग्रेंट कोटा में उनके बच्चों को सर्विस रिजर्वेशन मिल रही है, नौकरी मिल रही है, अच्छी बात है। उनने देखा, बुरे दिन देखे, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन हम यहाँ रह के कश्मीर में उन नॉन माइग्रेंट जो कुछ घर उनके यहाँ रहते हैं कश्मीर में, उनको ये कोटा मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है।
हमको इग्नोर किया गया सिखों को। वाई? ये क्यों? हमने कौन सा दोष किया है? सरदारों ने कौन सी खता किया है? यहाँ क्यों बस रहे हैं? कश्मीर में क्यों रहते हैं? मतलब ऐसी चीज़ें हैं। सरकार पर हमारा गिला है ऐसी चीज़ों का कि ये सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं। वो क्यों नहीं, हमें भी यहाँ कुछ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए हमको। हमें भी, बच्चे हमारे भी एडजस्ट हो जाएं कहीं नौकरी में। क्या दोष है ये देखते हैं। और परसों जो ये 22 पहलगाम में हुआ, उसका बड़ा दुख है। हम उसको कंडम करते हैं, इसको मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर देखिए कश्मीर हमारी जो इसको हम बोलते हैं जन्नत बेनज़ीर है, वाकई में कश्मीर हमारी जन्नत है। और इस जन्नत को तब 4 चांद लगते हैं जब टूरिस्ट आता है। बिल्कुल। टूरिस्ट आता है तब ही कश्मीर की खूबसूरती बढ़ती है, वरना क्या सुनसान है, वरना क्या जंगल है। कश्मीर तो जंगल ही है ना। वो जंगल ही बन जाएगा ना फिर, जब कोई नहीं आएगा जंगल ही है। तो वही चाहते हैं ये है ना? आतंकवादी दहशतवादी। हाँ, जंगल ही है। अब लोग बाहर से टूरिस्ट आते थे, यहाँ पर रौनक बढ़ती थी। रौनक के साथ साथ रोजगार बढ़ता था हमारा यहाँ। लेकिन उन पर ऐसा करना ये अच्छी बात नहीं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। 2000 के दौर से 2025 का दौर चल रहा है। ऐसे में तब से लेकर अब तक 3 सरकारें आई है। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद खुद एक सरदार प्रधानमंत्री बना जो कि 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा। उसके बाद 10 साल हो गए, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं। तो इन तीनों प्रधानमंत्री होने के बाद, तीनों सरकार आने के बाद, कोई आप लोग का मतलब कि कोई अभी तक इसकी जांच नहीं पूरी हुई और कोई न्याय नहीं मिला आप लोगों को इसमें। देखिए, प्रधानमंत्री चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, वो प्रधानमंत्री होता है। और उसके लिए सब एक है, उसके लिए सब एक जैसे होते हैं। जो मुल्क में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितनी भी रिलीजन रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री सब के लिए एक जैसा है। या हिंदू आया, सिख आया, या तो और कोई आया, सब उसको एक ही नज़र करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि नहीं हुई, इसकी जांच नहीं हुई। अब देखो, इतना बड़ा एपिसोड परसों हुआ, 25 साल हो गए हमको हमारे एपिसोड को। 25 साल तक थोड़ा सा बाहर निकलने वाले थे, थोड़ा उठने वाले, और 25 साल के बाद फिर ऐसा रिलेटेड एपिसोड हो गया। फिर हाँ, वही मंजर याद है। आप सोचते हैं, वही चीजें आपके नजरों के सामने चल रही होंगी। ऐसे ही जैसे हमें मारा गया, जैसे आपके लोगों को मारा गया, वैसे ही पहलगाम में भी लोगों को मारा मारा गया। और हम सोचते हैं कि ये क्या ये तमाशा बंद नहीं हुआ? यहाँ ये चलता ही रहेगा। ऐसे एपिसोड चलते रहेंगे अब। ये क्यों? ये क्वेश्चन है मेरा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। संतुष्ट हैं आप प्रधानमंत्री मोदी से? जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एज अ प्रधानमंत्री के तौर पे संतुष्ट हैं? हाँ, हमें क्या, ठीक है। लेकिन आपको कभी न्याय नहीं मिला। लेकिन न्याय नहीं मिला, ये गिला है हमारा। ये उन पर हमारा गिला है कि अगर हम सरदार यहाँ 50-60 थाउजेंड में रहते हैं, वो कौन सी बड़ी बात होती है? 1000 क्या है? इतनी पॉपुलेशन है हमारी सरदारों की। और ये मैं अपनी हिम्मत से कहता हूँ, ज़रूरतमंदी से कहता हूँ कि सचमुच सरदारों ने हिंदुस्तान का झंडा बिल्कुल इस बॉर्डर स्टेट में रखा है पकड़ के। बिल्कुल, मैं गर्व है ना। लेकिन हमारे मुल्क को इसका गर्व नहीं महसूस, फील नहीं, वो गर्व नहीं फील कर रहे हैं। नहीं, मुल्क को भी गर्व है, लेकिन सरकारें जो ये हरकत कर रही है ये सही नहीं है। इनको न्याय दिलाना चाहिए आप लोगों को। हाँ, हम और जाए बाकी जो हमारे यहाँ का जो मजाहटी लोग हैं, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। पहले भी थे, आज भी है। जब यहाँ पर ये बिल्टन सी नहीं, तब भी हुआ है। कोई देखा नहीं, हमने नहीं कभी देखा कि हमारे जो हमसाए हैं ये मुसलमान लोग हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा करते हैं। नहीं, प्यार से उठते बैठते हैं। लेकिन ये बीच में कौन आ गए, गॉड नोस। ये कहाँ से आ गए, क्यों आए? कुछ नजर लगी हमारी कश्मीरियत को। कश्मीरियत हमारी बड़ी अच्छी, सब कुछ सही चल रहा था। बिल्कुल। 2019 के बाद से जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटने के बाद जितना कश्मीर में प्यार, शर्म, धर्म, आपस में मिलवर्तन था, इतना और कहीं देखा बढ़ गए थे। यहाँ पे टूरिस्ट इतने आने शुरू हो गए थे। टूरिस्ट आना, टूरिस्ट तो आना था। यही उनको सही नहीं लग रहा था। नहीं था, क्या पता। हाँ, ये ऐसी चीजें होंगी, क्या पता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आखिरी में क्या मांगे आप?
बस आखिर में यही कहते हैं कि देखो मैं अपनी बात करूंगा, अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, क्योंकि आज मैं कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अनंतनाग का। मेरा यही ये कहना है कि हमारा भी ख्याल रखें। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं मिले? 25 SRO बनाया है सरकार ने, वो क्यों नहीं हो रहा है लागू? जब वो नॉन माइग्रेंट्स, कश्मीर में नॉन माइग्रेंट्स पर लागू हो रहा है। कुछ पंडित घर यहाँ रहते हैं, हमारे भाई हैं, वो भी, उनको भी दिया गया वो SRO। जैसे माइग्रेंट्स को देते हैं वो नॉन माइग्रेंट्स को भी मिल रहा है। लेकिन सिखों को छोड़ दिया बीच में। क्या हम सदर हम माइग्रेंट, हम ये माइनॉरिटी में नहीं है? वो मानते कि हम माइनॉरिटी में नहीं है। अगर माइनॉरिटीज़ के लिए बना है 25 SRO, तो हम तो माइनॉरिटी में, फिर हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये वितकरा क्यों है? ये तो एक वितकरा है। सो तेरी माँ का सलूक हो रहा है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। और मैं बस यही गुहार लगाता हूँ, मैं सारी अपने पूरे भारत निवासियों को ये कह रहा हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाओ, अमन को पैदा करो, शांति को पैदा करो और एकजुट हो जाओ। अगर हमारे पीछे कोई दुश्मन ना, उसका मुकाबला करो। तो हमने ये कहानी आपको, ये मंजर आपको बताया कि 2000 के दौर में यहाँ पर सरदारों का कैसे कत्ले आम किया गया था। पहलगाम का तो कहानी आपको पता है, आप तो सुन ही रहे हो, डेली सुन रहे हो। लेकिन 2000 के दौर में जो ये किया गया, जो ये कत्ले आम किया गया सरदारों को, वो कहानी भी आप तक पहुंचनी चाहिए, आप तक आपको सुनना चाहिए कि क्या मंजर था उस समय, कैसे उनको मारा गया, गोलियों से भून दिया गया। अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है, जांच पूरी नहीं हुई है, न्याय नहीं मिला है। 3 सरकारें आई, चली गई और अभी चल भी रही हैं, लेकिन किसी ने न्याय दिलाया नहीं है। इनकी मांग है, मोदी सरकार से भी मांग है, अभी प्रधानमंत्री हैं आप, आपसे मांग है, इनकी भी जो मांगे हैं उनको पूरी करो और साथ में इनको जो न्याय है, न्याय दिलाओ। आप बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।